गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आ जाओ, आ जाओ। आज स्कूल बंद है? यस सर। गुड। स्क्रीन शेयर हो गई? यस सर। राइट। एक वर्कशीट भेजी है इसकी, ज्योमेट्री की। ऑब्जेक्टिव टाइप मिल गई थी सबको? यस सर। ठीक है, उसको ट्राई करना। उसके आंसर्स मेरे पास हैं, वो भी शेयर कर देंगे आफ्टर सम टाइम। आज हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेटोरिक्स, राइट? यस सर। 3 ही 4 चैप्टर हैं जो डोमिनेट करते हैं। वैसे तो मैथ्स के क्वेश्चन ही 20 हैं, उसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। बट इफ़ यू लुक एट दोज 20 क्वेश्चंस ऑल्सो, तो उसमें सबसे ज़्यादा डोमिनेंस ज्योमेट्री की है। फिर पीएनसी के नाम पे बेसिकली और भी तरह की काउंटिंग देख लेते हैं वो, इसलिए हमने उसको नाम कॉम्बिनेटोरिक्स दिया है। तो सेकंड नंबर पे उनका कॉम्बिनेटोरिक्स है। इसके बाद कुछ हद तक मेंसुरेशन के क्वेश्चन है, एंड देन ट्रिग्नोमेट्री है। कॉम्बिनेटोरिक्स में भी उन्होंने अच्छे लेवल की पीएनसी के क्वेश्चन पूछे हैं, एज्यूमिंग कि तुम उसको किसी प्रिंसिपल के बजाय केस वाइज लॉन्गर मेथड से सॉल्व करोगे। सो लेट्स बिगिन। स्टार्ट कर ले, रुक जाए 1 मिनट और लोग आ रहे हैं भाई। Screen is visible now? यस सर। Yes, sir. Good. What do we actually mean by combinatorics? और इसमें हम पढ़ते क्या हैं, ये देखना जरूरी है। और क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। तो बेसिकली combinatorics is काउंटिंग प्रिंसिपल्स। और काउंटिंग प्रिंसिपल्स एज एन कोई एक इवेंट या कोई एक एक्सपेरिमेंट हुआ, और उसके होने के बाद उसके ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितनी तरह से वो हो सकता है, ये इन अ पर्टिकुलर फॉर्मेट पूछा। 2 जगह पर पूछा जाता है, एक चैप्टर परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, और एक अगेन इन प्रोबेबिलिटी। 10th में भी थी तुम्हारे पास अभी। दोनों ही केसेस में इसका एक रोल बनता है। इस काम को बेटर समझने के लिए थोड़ा सा हमें सेट थ्योरी को पिक्चर में इन्वॉल्व रखना चाहिए। बिकॉज एनी एक्सपेरिमेंट जो भी कुछ हो रहा है, इट्स नॉट दैट कि तुम हर एक की काउंटिंग कर लोगे। कल को मैं तुमसे कहूं कि आई हैव अ फेयर डाइस रोल्ड, व्हाट आर द ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो दैट मीन्स हम इस अजम्पशन पे चलते हैं कि फेयर डाइस अपने किसी एक फेस पे जाके रुकेगा, और हेंस 6 पॉसिबल आउटकम्स मान के चलते हैं। अब इमेजिन करो, एक छोटे से उस पे पॉट में ढेर सारी सैंड भर दी गई है और डाइस को उसमें डाला गया है। कैन यू मेजर और काउंट द आउटकम्स बिफोर हैंड? क्योंकि सैंड में तो वो किसी भी एंगल किसी भी पॉइंट पे जाके खड़ा हो सकता है। सो दैट मीन्स हम जो बेसिक पीएनसी पढ़ते हैं या जो ऑल पॉसिबल आउटकम्स पढ़ते हैं, वो कुछ फंडामेंटल एजम्पशंस के साथ चलते हैं। वो एजम्पशंस कहाँ से आते हैं?
हु डिसाइड्स दोज अजम्पशंस कि ये होगा ऐसे होगा, तो उसका जवाब ये है कि वी स्टार्ट विद समथिंग कॉल्ड सेट थ्योरी, और सेट थ्योरी में हम ऑल पॉसिबल आउटकम्स का एक सेट बनाते हैं। अब जिसको तुम काउंट करने की कोशिश कर रहे हो, सेट दो तरह के होते हैं, एक कॉन्टिन्यूअस और एक डिस्क्रीट। दोनों का फर्क कॉमन सेंसिकल है, तुम्हें पता है। कंटिन्यूअस मतलब उसके दो इंस्टांसेस के बीच में जो भी होगा वो उसी सेट को बिलोंग करेगा, फॉर एग्जांपल रियल नंबर। डिस्क्रीट मतलब दोनों के बीच में गैप है। अब से फॉर एग्जांपल कंटिन्यूअस का ये है कि मेरा एक फ्रेंड मुझसे 4 से 5 बजे के बीच मिलने आने वाला था। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बना दिया। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 4:30 के बाद ही आएगा? अब 4 बजे से 5 बजे के बीच में जो 1 आवर का टाइम इंटरवल है, ये कंटिन्यूअस है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ही कैन कम। तो हम इसे काउंटिंग प्रिंसिपल एज इन कॉम्बिनेटोरिक्स पे तो नहीं ले जाएंगे ना। मच इन द सेम वे, कल किसी ने एक क्वेश्चन पूछा कि आई हैव अ रॉड ऑफ 6 मीटर लेंथ, आई ब्रेक इट इनटू 3 पीसेस बाय कटिंग इट एट 2 पॉइंट्स रैंडमली, piece 1, piece 2, piece 3. What is the probability that these 3 pieces will form a triangle? अब अगर तुम देखो तो 0 से 6 मीटर तक की रॉड का पहला कट ही, देर आर इनफाइनाइट वेज, आई कैन कट इट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। उन्होंने बोला ही नहीं कि लेंथ इंटीग्रल होगी, रैशनल होगी, वॉट एवर, सो इट इज इनफाइनाइट। ऑल दीज लीड टू कंटिन्यूअस सेट। ना तुम इसकी प्रोबेबिलिटी क्लास 11th-12th सिलेबस में जेई में पढ़ोगे, एंड ऑफ कोर्स इसकी काउंटिंग ह्यूमनली पॉसिबल नहीं, क्योंकि काउंट का आंसर हमेशा क्या है? इनफाइनाइट है। देन कम्स द डिस्क्रीट पार्ट। डिस्क्रीट फर्दर फिर दो पार्ट में डिवाइड होता है, वन इज काउंटेबल सेट्स एंड अदर इज अनकाउंटेबल सेट्स। व्हाट आर काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट्स? पहले अनकाउंटेबल से मिलाते हैं। अगर कोई मुझसे पूछे, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, तुमने 10th में पढ़ा है, बेसिक है, आई सेलेक्ट अ natural number at random, what is the probability that it is even? Akshat, I select a natural number at random, what is the probability that it is even? Sir, there are infinite. हाँ, but probability as in percentage chances. Say 50%. 50%, हाफ। बट ये थोड़ा सा डायलेमेटिक हो गया। इसका मतलब तुमने मान लिया कि दुनिया में आधे नेचुरल नंबर इवन है और आधे ऑड है। इसका मतलब 1 ऑड है, 2 इवन है, 3 ऑड है, 4 इवन है। तो तुम्हें ये पता है कि लास्ट नेचुरल नंबर जो कि इंफिनिटी है वो इवन है या ऑड है, जो कि सच नहीं है। तो एक्चुअली द नंबर ऑफ इवन एंड ऑड कैनॉट बी सेड टू बी इक्वल अनलेस अंटिल यू नो द लास्ट नंबर। बट ये वाले पूरी दुनिया एक अजम्पशन पे चलती है कि आधे इवन है, आधे ऑड है, even though I do not know infinity. In class 10th in NTSC, even this you are not going to deal. In class 11th and 12th, you will deal somehow, probability इसकी डील करेंगे, काउंटिंग तो डील कर ही नहीं सकते। यानी अभी जब हम किसी भी सेट पे अपने assumption लेते हैं, तो हम मान के चलते हैं कि हमारी दुनिया किस पे टिकी है? काउंटेबल, फाइनाइट। एक नंबर है, चाहे जितना बड़ा हो, बट इट शुड नॉट बी इनफाइनाइट। काउंटेबल फाइनाइट सेट फिर दो तरह से रिप्रेजेंट होते हैं। वन इज योर सेट बिल्डर फॉर्म, राइट, एंड द अदर इज बेसिकली रोस्टर और द टैबुलर फॉर्म। अब इफ in case your permutation combination event is a tabular form set, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ऑल पॉसिबल केसेस और फेवरेबल केसेस जो पूछे हैं उंगली रख के गिनो और आंसर दे दो। 2 dice are rolled simultaneously. In how many ways can the sum of numbers appearing on them is 9? जितनी देर में तुम कुछ और करोगे, 6 3 3 6 5 4 4 5, the answer is 4 out of 36 cases for
प्रोबेबिलिटी 4/36 दैट इज 1/9। और तो कोई केस हो नहीं सकता। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया। 20 डाइज आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, what is the probability in PNC, because how many ways the number of sum of the numbers appearing is 25। अब क्या तुम इसके सारे केसेस लिखोगे इस तरह से टैबुलर फॉर्म में? नहीं ना। सो देन यू नीड सम थ्योरी which without converting the set builder set into the tabular set तुम्हें बीच में काउंटिंग दे दे। Those theoretical principles are basically called as counting principles। जेई सिलेबस में हम इसे पीएनसी कहते हैं क्योंकि दो ही प्रिंसिपल हैं जो काम आते हैं। ओलंपियाड सिलेबस में एक और प्रिंसिपल काम आता है, दैट इज पिजन होल प्रिंसिपल। और हायर एडवांस मैथमेटिक्स में 2-3 और जुड़ जाते हैं, एक्सट्रीमल एंड ऑल। बट इन दी होल ये सारी चीजें काउंटिंग प्रिंसिपल्स या कॉम्बिनेटोरिक्स कहलाती हैं। अप टू दिस पॉइंट दिस इज ओके, क्लियर? Yes, sir. Good. Now let us start counting principles from the very fundamental कि लोग counting में principles apply कैसे करते हैं। एक छोटा question and then we will jump into the actual theory। The question is something like कि I have 3 cities, Ahmedabad, Bangalore and Calcutta। अहमदाबाद को बैंगलोर से कनेक्ट करने वाली 4 रोड्स हैं, बैंगलोर को कलकत्ता से कनेक्ट करने वाली 3 रोड्स हैं। आज मैं अहमदाबाद में हूं एंड आई वांट टू रीच कलकत्ता। हाउ मेनी रूट्स कैन आई टेक? इन हाउ मेनी वेज कैन आई रीच? 12. 2 आंसर आए, 12। आर्यन का भी आ गया 12। दूसरा क्वेश्चन, आई एम टुडे एट बैंगलोर एंड आई वांट टू लीव बैंगलोर एज अर्ली एज पॉसिबल। इन हाउ मेनी वेज कैन आई डू इट? 7 7। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में तुमने दोनों के टोटल काउंट ऑफ रोड्स मल्टीप्लाई किए, दूसरे क्वेश्चन में दोनों के टोटल काउंट ऑफ रोड्स ऐड किए। व्हाट इज द डिफरेंशिएटर? ऐसा क्या यहां दिखा जो मल्टीप्लाई हो गया और यहां ऐसा क्या दिखा जो ऐड हो गया? इफ वी कैन कैप्चर दैट, ये हमारा फर्स्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बन जाएगा। यहीं से पीएनसी की शुरुआत होगी। यस, झलक। मनसा बोला करो, इट्स इंपॉर्टेंट। वनोज, क्या फर्क नजर आ गया? सर फर्क ये था कि पहले वाले में जो ए से सी जाना था, हाँ, तो कोई भी रोड, जैसे हम ए से बी के लिए फर्स्ट रोड लें तो फिर वो बी से सी के लिए कोई भी 3 रोड ले सकता था, तो तीनों पॉसिबिलिटीज कंसिडर करनी पड़ी, गुड। इसलिए फिर मल्टीप्लाई किया। और इसमें वो क्यों नहीं किया? और बी से अगर बी को लीव करना था तो फिर जितनी रोड्स हैं उतनी ही थी, तो सारों को ऐड कर दिया, मतलब कि ऐसा तो एक कुछ था नहीं। बात समझ गए, एक लैंग्वेज का वो फ्रेम करते हैं जिससे बात थोड़ी क्लियर हो। आर्यन, ट्राई करोगे? सर इसमें मतलब सर हम लोग को जब बी को लीव करना था तो सर हमारे पास सिर्फ 7 ही ऑप्शन थे। 7 तो तब भी थे जब ए से सी पे जाना था। नहीं सर, 4 और 3 थे ना, तो इसमें सर हम लोग उसके आगे फिर हमारे पास चॉइस नहीं है। और एक बहुत बहुत पिक्यूलियर छोटा सा एक वर्ड है जो पूरी पीएनसी की कोर में बैठा हुआ है। आदित्य, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट झलक बेटा बाद में आएगा, एक छोटा सा वर्ड। हाँ आदित्य, एंड एंड और Sir, and all. and और ये और है, ईदर यू विल गो टू ए और बी, और ये एंड है, यू विल गो टू ए टू बी फ्रॉम 4 वेज एंड देन बी टू सी। एंड में हमेशा मल्टीप्लिकेशन होता है और ईदर और में हमेशा एडिशन होता है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बस इतनी सी बात पे टिका हुआ है। याद रहेगा सबको?
Yes, sir. जितने भी तुम्हारे फैक्टोरियल और ये और वो सारे फॉर्मूले बने हैं एंड ऑल दैट स्टफ, वो सिर्फ इन दो बातों पे टिके हैं. इफ देयर आर टू इवेंट्स विच आर इंडिपेंडेंट, नाउ सिंस झलक ने बोल दिया है तो ये भी कंफ्यूजन दूर कर दें. इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं? हमने कोई काम बताया तुम्हें, उसमें दो काम निकले, दो तीन आपस में, अब वो कैसे रिलेटेड है, इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट? बहुत मत सोचो. ट्राई टू ड्रॉ द वेन डायग्राम ऑफ द सेट. अगर तो यू कैन ड्रॉ द वेन डायग्राम लाइक दिस, इवेंट ए इवेंट बी, ये इंडिपेंडेंट है. बट इफ द स्टोरी सेज दैट वो ऐसे ही बनेंगे, भले ही डिसजॉइंट हो लेकिन रहेंगे सेम उसके अंदर, तो वो डिपेंडेंट है. एज लॉन्ग एज वो इंडिपेंडेंट है, एक के होने से दूसरे के होने या ना होने दोनों पे ही फर्क नहीं पड़ता. साइमल्टेनियसली हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं. तो यहाँ पे हम आंख बंद करके एक ही रूल लेते हैं. अगर स्टोरी आपस में एंड से कनेक्ट कर रही है, मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ वेज, और से कनेक्ट कर रही है, ऐड द नंबर ऑफ वेज. दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. और पूरा जो है इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. एनपीआर, एनसीआर, फैक्टोरियल सब इस एक छोटे से स्टेटमेंट पे टिका है. द मोमेंट इट बिकम्स डिपेंडेंट, एक ही सेट के अंदर ए और बी को डिफाइन करना पड़ रहा है, सी को भी डिफाइन करना पड़ रहा है, इट इज द सेकेंड प्रिंसिपल, अलग है. बट जब तक वो ऐसे अलग हो सकते हैं, जो कि ज्यादातर तुम्हारे केसेस में होंगे, देन इसके नंबर ऑफ वेज 11 हैं, इसके 8 हैं. द आंसर वुड बी 19 और 88 डिपेंडिंग अपॉन आपस में कनेक्ट क्या है. एंड इज ये भी हो सकता है एंड ये भी होना है, दोनों. और मींस ईदर दिस और दैट. इस पूरी थ्योरी को लेके द एंटायर परमुटेशन कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट्स आर डेवलप्ड. आज हम यहाँ तुम्हें वो पहले 10, 12, 15 प्रॉब्लम्स के फॉर्मूले कराएंगे, दोज विच आर प्रोमिनेंट एंड वुड लाइकली टू बी देयर. और पीएनसी पढ़ने का तरीका यही है, वी विल गो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम लिखते चलेंगे, फॉर्मूले डिराइव करते चलेंगे और उसी में ट्वीक करते चलेंगे. रेडी फॉर इट? Yes, सर sir. यस. सर एक बार उससे पहले वेन डायग्राम समझा दोगे फिर से? हाँ, रुक जाओ, फिर ध्यान से समझो. वेन डायग्राम तो समझते हो रन क्या है? यस सर. तो अगर मेरे को ए सेट ऐसे रिप्रेजेंट करना है, बी ऐसे, हम ऐसा कर सकते हैं. से फॉर एग्जांपल हमने कहा आई रोल 2 डाइस, डाई 1 एंड डाइस 2. ठीक है, अलग अलग है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इन डाइस 1 7 कम्स, इन डाइस 2 3 कम्स? दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं, ये अलग है, ये अलग है. इफ आई थ्रो 2 डाइस साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज 6? अब सम 6 तो इस तरह से नहीं लाया जा सकता ना, उसको तो इसी में लाना पड़ेगा. पेयर बनाने पड़ेंगे, 1,5 1,6. तो 1,6 तुम्हारा फेवरेबल इवेंट हो जाएगा दैट वे. तो जैसे ही वो एक उसमें मिक्स हो गए, दे बिकम डिपेंडेंट. एक के होने से दूसरे के होने या ना होने पे फर्क नहीं पड़ता. इट मे अकर, इट मे नॉट अकर, साइमल्टेनियसली इज इंडिपेंडेंट. एक के होते ही दूसरे का आउटकम डिफाइंड हो गया. जैसे ही एक पे 2 आया, अगर सम 7 है तो दूसरे पे 5 ही आना पड़ेगा. अब ये इंडिपेंडेंट नहीं रहा. ओके? यस सर. Yes, sir. तो क्या है कि अगर दोनों अलग अलग होते तो इंडिपेंडेंट है, किसी की किसी से भी मैपिंग कर दो. वो इसमें नहीं हो सकता है. द फर्स्ट फॉर्मूला दैट जंप्स इन, और यहीं से पीएनसी की शुरुआत होती है, n distinct objects can be linearly arranged. 3 इंपॉर्टेंट वर्ड निकल गए पीछे. इन n फैक्टोरियल वेज. फैक्टोरियल के 2 रिप्रेजेंटेशन होते हैं, एक ये और एक एक्सक्लेमेशन साइन. पहले तो समझो ये आया कहां से, क्यों, क्या हुआ ये, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं. डिस्टिंक्ट एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, लीनियरली दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड है, अरेंज्ड तीसरा इंपॉर्टेंट वर्ड है. शुरुआत करते हैं डिस्टिंक्ट से. मेरे पास A1 A2 A3 AN n बच्चे किसी क्लास में थे, सब अलग अलग थे, कोई ट्विंस नहीं थे. डिस्टिंक्ट का मतलब बाय फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द
ऑब्जेक्ट यू शुड बी एबल टू मेक आउट कि दोनों में फर्क है। बड़ी बॉल छोटी बॉल, दो रेड कलर की बॉल्स हैं, अब आपने और कुछ बताया नहीं तो हम कैसे फर्क करें दोनों रेड कलर में क्या फर्क है। तो n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हो गए। लीनियरली अरेंज करने का मतलब एक पर्टिकुलर लाइन में a फॉलोड बाय b फॉलोड बाय c फॉलोड बाय d एंड b फॉलोड बाय c फॉलोड बाय d फॉलोड बाय a दो अलग अलग अरेंजमेंट कहलाते हैं। बाय डिफॉल्ट ये स्टार्ट है, ये एंड है। अगर कोई पूछे दोनों में क्या फर्क है, ये a से स्टार्ट हो रहा है, ये b से स्टार्ट हो रहा है। वो अलग बात है कि कल इनको एक सर्कल पे रोटेट करोगे तो दोनों एक ही चीज हो जाएंगे, ए बी सी डी, ये भी वही कहलाएगा, ए बी फॉलोड बाय सी फॉलोड बाय डी फॉलोड बाय ए, बट सर्कल में तो जाके सेम ही हो गए ना। तो द मोमेंट वी से लीनियर अरेंजमेंट, इसका मतलब हम लाइन का स्टार्ट और एंड पॉइंट पहले डिफाइन कर चुके हैं और उसी को बेस करके वर्क करते हैं लीनियर अरेंजमेंट। अरेंजमेंट का मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अरेंजमेंट एंड सिलेक्शन, यही तुम्हारे एनटीएससी में सबसे ज्यादा इसी का वो आता है फिर। इफ टू और मोर distinct objects interchange their position, arrangement is changed। अगर दो या दो से ज्यादा डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल है, ट्विंस हैं, आपस में पोजीशन चेंज कर ली, कुछ बदला ही नहीं अरेंजमेंट में, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट आपस में पोजीशन इंटरचेंज कर लें, अरेंजमेंट बदल गया। वन ऑब्जेक्ट और मोर is replaced by a new object which is different। अरेंजमेंट के साथ साथ सिलेक्शन भी बदल गया, बिकॉज द सेट ऑफ n एलिमेंट्स बॉयज a3 चला गया, b3 आ गया इसकी जगह। so this is अरेंजमेंट तो बदला ही, बिकॉज अरेंजमेंट आफ्टर चेंज ऑफ सिलेक्शन अरेंजमेंट तो बदला ही बदला, अरेंजमेंट भी बदल गया। बट अगर सिर्फ अरेंजमेंट बदला है, दैट इज द फर्स्ट केस, so they say that the number of such arrangements is n factorial। ये कहां से आया वो देखो, और थोड़े से फॉर्मूले हम डिराइव करेंगे, उसके बाद तुम खुद ही करने लगोगे। हम क्या करते हैं, हम इन n बच्चों को बोलते हैं लाइन में खड़े हो जाओ। पहली जगह पर खड़े होने के लिए हाउ मेनी चॉइसेस डू आई हैव? सर n। एंड इंडिपेंडेंटली, एंड इज मल्टीप्लीकेशन। पहला तो एक बच्चा आ गया, अब कितने बचे वहां? n-1। दूसरी जगह पे खड़े होने के लिए हाउ मेनी चॉइसेस डू आई हैव? सर n-1 एंड n-2 एंड मल्टीप्लाई होते हुए लास्ट में 1। दिस गिव्स अस अ रियलाइजेशन कि ये तो बार बार एंड आएगा, बार बार इतने मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों ना इसे एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में लिख दें, दैट इज n फैक्टोरियल। कभी कभी ऐसे लिखते हैं, या एक्सक्लेमेशन साइन n फैक्टोरियल, दैट मीन्स 1 into 2 into 3 डॉट 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 n तक का प्रोडक्ट। एक्सेप्शन 0 फैक्टोरियल इज 1। क्यों? आगे अभी स्टैब्लिश करते हैं। पहला रिजल्ट क्लियर हुआ सबको? यस सर। कोई डाउट सर क्वेरी? मुझे डाउट था कि आप- ये जैसे n-1 हुआ तो इसमें हमने मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि एंड है। पहले बच्चे को खड़े करने के अगर n तरीके हैं, एंड इंडिपेंडेंटली किसको यहां खड़ा किया, दूसरे बच्चे के खड़े करने के तरीके n-1 है। और अभी पहले देखा था, अगर आपस में काउंटिंग में रिलेशन एंड का हो तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, एंड देन अब तीसरे बच्चे के लिए इंडिपेंडेंटली n-2 बच्चे बचे तो फिर से मल्टीप्लाई, इसलिए मल्टीप्लाई किया। ओके Good। सर। और कोई डाउट क्वेरी है? शुरू के फॉर्मूलों में भरपूर पूछना ताकि बेस बन जाए एक। इज दैट ओके? यस सर। वेरी गुड। इसके बाद दूसरा फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करते हैं, जहां पे p वर्ड से मिलवाते हैं तुम्हें। कुछ नहीं चेंज किया है। r आउट ऑफ n, बाकी सब सेम है। ऑब्जेक्ट कैन बी लीनियरली अरेंज्ड इन। अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, बिकॉज
ऑब्जेक्ट तो वही है, A1 A2 A3 डॉट 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 AN, स्कूल में बच्चे N ही है, लेकिन उनमें से खड़े करने के लिए जगह सिर्फ R है, पूरे बच्चों को नहीं खड़ा करना है। फर्क क्या पड़ता है? पहले बच्चे के लिए कितनी चॉइसेस हैं आज भी? and N, भाई कोई भी आएगा N में से। दूसरे बच्चे के लिए कितनी चॉइसेस हैं? and minus 2 N माइनस 1 and minus एंड N माइनस 2। लेकिन अब ये आखिरी तक नहीं जा रहे हैं, तो अगर R की वैल्यू 4 होती तो कहानी N माइनस 3 पे रुक जाती, दैट्स इट। 5 होती तो N माइनस 4 पे रुक जाती, तो R है तो N माइनस R माइनस 1 पे रुक जाएगी। दिस इज योर आंसर, क्योंकि स्पेसेस R है, तुम्हें R ही बच्चे खड़े करने हैं वहां पे, पूरे खड़े ही नहीं करने। R आउट ऑफ N ऑब्जेक्ट्स कैन बी लीनियरली, भाई इतने ही खड़े करने हैं। दिस इज योर आंसर। लेकिन ये पहले वाले से भी गंदा है, पहले वाले में तो एटलीस्ट फैक्टोरियल लगा दिया था 1 तक, अब ये तो देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा, कौन याद करेगा? तो इसमें एक छोटा सा चेंज करते हैं, जहां पे जाके ये खत्म हुआ N माइनस R प्लस 1, उसमें N माइनस R फैक्टोरियल मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं मैथमेटिकली। अब अगर गौर से देखो तो n इंटू एन माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 अप टू n माइनस r, ब्रैकेट खोलोगे प्लस 1, n माइनस r माइनस 1, तो न्यूमरेटर इन कंटिन्यूएशन बिकम्स n फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर इन कंटिन्यूएशन बिकम्स n माइनस r फैक्टोरियल, जो हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया। इसी को हम सिंबॉलिकली ऐसे n p r फॉर्मूला बना देते हैं, n p r वेज, वेयर NPR is equal to n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। आएगी एक वैल्यू ही, लेकिन ऐसे। What does P stands for? P stands for permutation, a synonym of arrangement। पहला पॉइंट। इसमें कहीं कोई क्वेरी, डाउट, क्वेश्चन? no sir सबको क्लियर है ये? सर वो जो हमने ऊपर n माइनस 1 मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद n फैक्टोरियल कैसे आया? अभी एक एग्जांपल से करके देख लेते हैं, बात एकदम क्लियर हो जाएगी। गुड। सपोज मैंने यहाँ पे 7 बच्चे लिए, स्कूल में 7 बच्चे थे, A7 पे हो गया, और हमसे किसी ने कहा इनमें से किन्हीं 4 को लाके लाइन में खड़ा कर दो। तो पहले बच्चे के लिए 7 तरीके, कोई भी एक आ जाएगा, एंड देन बचे हुए में से कोई भी 6 में से एक आ जाएगा 6 तरीके से, एंड देन 5, एंड देन 4। दिस इज योर आंसर। अब हमें लगा ये कौन लिखेगा, तो हमने कहा एक काम करो, 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। ये वो है 3 इंटू 2 इंटू 1, इसके बाद की चेन। So now the numerator can be written as 7 factorial and the denominator can be written as 3 factorial, 7 minus 4 3 factorial। ये है, this we would say 7p4। तो अब हर बार लिखने के लिए इतना फैक्टोरियल वगैरह लिखने के बजाय बस हम ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लिख देंगे और हम सब यही समझ जाएंगे कि n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इस लॉजिक से हुआ है। ओके? यस सर। राइट। तीसरा फॉर्मूला, ये इसके बाद फिर थोड़े क्वेश्चन करेंगे, ये और भी अमेजिंग है क्योंकि ये एक बहुत अच्छी सोच देता है। n ऑब्जेक्ट्स ऑफ विच A1 आर अलाइक, एक जैसे हैं, सारे डिस्टिंक्ट नहीं है, ऑफ वन काइंड, कॉमा उसी समय A2 आर अलाइक ऑफ सेकंड काइंड, दूसरी तरह के हैं बट आपस में एक जैसे हैं A2, एंड सो ऑन AK आर अलाइक ऑफ kth kind, then they can be linearly arranged in।
कितने तरीके से, अब ध्यान से समझना। थ्योरी सेज दिस इज डन। अगर सारे डिस्टिंक्ट होते तो n फैक्टोरियल वेज से अरेंज होते। Yes, इफ sir. ऑल ऑफ देम वर डिस्टिंक्ट n फैक्टोरियल तरीके से अरेंज होते। a1 a2 a3 डॉट 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 an, इसी में कभी a2 a1 a3 अरेंजमेंट बदल गया, इसी में कभी a5 a9 a1 a7 अरेंजमेंट बदल गया। ये सारे अरेंजमेंट यहां लिखे हुए हैं। टोटल काउंट इस कितना है, n फैक्टोरियल। ऑल ऑफ अ सडन हमें किसी ने बताया कि ये जो 4-5 तुम्हारे हैं ये आइडेंटिकल हैं। से फॉर एग्जांपल ये 3 आइडेंटिकल है a2 a3। अब जब जब a2 a3 a4 आपस में पोजीशन इंटरचेंज करते, कभी तो ऐसा भी हुआ होगा a1 a3 a2 a4 बाकी a5 से आगे सान। ऐसे जितने अरेंजमेंट तुम्हारे होंगे जो तुमने सिर्फ इसलिए गिने कि बाकी सब अपनी जगह पर खड़े थे, इन 3 ने आपस में पोजीशन इंटरचेंज करी, ये अरेंजमेंट नहीं बदले क्योंकि ये तो ऑल ऑफ अ सडन सब ए हो गए, आइडेंटिकल हो गए, तो ये तो सारे एक हो गए। ये 3 लोग आपस में कितनी तरह से अरेंज हुए होंगे, 3 फैक्टोरियल। 3 factorial. अगर यहाँ पे A1 ऑब्जेक्ट एक जैसे होते तो ये आपस में कितनी तरह से अरेंज होते। A1 factorial. जब ये A1 फैक्टोरियल अरेंज होते बाकी सब स्टैंड स्टिल खड़े होते। यानी A1 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स जो हम पहले समझ रहे थे कॉरस्पॉन्ड टू 1 अरेंजमेंट क्योंकि सब एक ही है। Yes, sir. जब आइडेंटिकली है तो उन्हें कितना भी स्वैप करो, 6 रेड कलर की बॉल रखी है, रेड कलर की है, उनको आपस में कितना भी स्वैप करते रहो, कहलाएंगी 6 रेड कलर की बॉल एट द सेम पोजीशन। सो A1 फैक्टोरियल अरेंजमेंट corresponds to 1 unitary method, 1 corresponds to 1 upon A1 factorial. So your total n factorial arrangements corresponds to n factorial upon A1 factorial. पहला correction. Is this okay? Yes, sir. सर हाँ पूछो। सर मेरे को समझ नहीं आया सर। एक बार अभी दूसरे एग्जाम्पल से समझाते हैं, ठीक है। A1 A2 A3 के हटा देते हैं, जल्दी बात समझ आ जाएगी। ब्लैक, हमारे पास 7 बॉल्स हैं, रेड ग्रीन येलो वाइट ब्लैक पिंक, ठीक है ना, एंड से ऑरेंज। हो गई 7। हमसे कहा गया इन 7 को लाइन में अरेंज करो। हमने कहा करो। 7 फैक्टोरियल तरीके होंगे, रेड होगा, फिर येलो होगी, फिर ग्रीन होगी, फिर व्हाइट होगी, फिर ब्लू, फिर पिंक, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर रेड, फिर व्हाइट, फिर ब्लू, फिर पिंक, फिर ऑरेंज। ऐसे करके हमने सारे केसेस लिखे। बट पहले वो केसेस लिखे जब ये 4 WPO स्टेबल रहे, ये 3 आपस में पोजीशन चेंज करते रहे। निश्चय ये तीनों आपस में कितनी तरह से पोजीशन चेंज करेंगे, 3 फैक्टोरियल। यस सर। उसके बाद फर्दर और लाइनें होंगी जब बाकियों ने भी किया होगा, बट इनके होते हुए 3 फैक्टोरियल केसेस थे। अचानक मुझे बताया गया कि ये सारे जो है ना सब रेड थी, तो क्या ये 3 फैक्टोरियल केसेस सब सेम नहीं हो गए? यस सर। तो तुम्हारा n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल बिकम्स 1 काउंट। तो दैट मींस ये 3 ऐसे और भी जगहों पे चेंज हुए होंगे। ये तो तब हुआ जब WP यहाँ पे है। कभी ऐसा हुआ होगा जब WP यहाँ रहा होगा, BO यहाँ रहा होगा, बीच में ये 3 रहे होंगे, फिर से ये तीनों ने 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल तरीके से चेंज किया होगा। फिर कभी ऐसा रहा होगा W यहाँ रहा होगा, ये 3 यहाँ रहे होंगे, PBO यहाँ रहा होगा, फिर से इन्होंने चेंज किया होगा। So that means the entire set has a component of 3 factorial arrangements of red, green, yellow, which all of a sudden turn to 1. So 3 factorial corresponds to 1. So 1 corresponds to 1 upon 3 factorial.
तो हर ऐसे सेट को 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल से कम करोगे तो इजंट इट कि पूरे 7 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, बात एक ही है। Yes, sir. Yes, sir. अब एक के साथ करने के बाद देन वी रियलाइज कि ये जो फाइनल रिफाइंड रिजल्ट है इसमें A2 दूसरे टाइप के हैं। अचानक किसी ने बताया कि भाई W और B भी सेम सेम है, B है। तो अब जब ये हो चुका तो फिर B का करेक्शन लगाओ, अनदर A2 फैक्टोरियल, बिकॉज 1 A2 फैक्टोरियल विल बिकम 1 will become 1 upon A2 फैक्टोरियल, so n factorial upon A1 factorial, your refined result will become n factorial upon A1 factorial upon A2 factorial जो किया आएगा, then A3 factorial, then A4 factorial and then AK factorial. This becomes your formula. ये क्लियर हुआ? अचानक अगर किसी ने 2 को B किया तो वो B इसमें भी चेंज होगा, इसमें भी चेंज होगा, इसमें भी चेंज होगा, थ्रू आउट चेंज होगा। एंड दिस इज योर स्टार मार्क फॉर्मूला। सबसे ज्यादा तुम्हारे केस में यही यूज होने वाला है। ओके Yes, sir. Yes, चलो sir. 2-4 छोटे क्वेश्चन करके देखते हैं एंड देन वी रियलाइज कि एक्चुअली थ्योरी और क्वेश्चन में फर्क कहां और ये एनटीएससी लेवल पे इनिशियली आते कैसे हैं। हाउ मेनी अरेंजमेंट of the letters of word CORONA VIRUS are possible, मीनिंगफुल और मीनिंगलेस, बिकॉज मैथमेटिक्स में इस बात का कोई स्कोप नहीं है। अगर हम इसके सारे लेटर्स को अरेंज करें तो कितने अरेंजमेंट बनेंगे? एक आंसर आया है 11 फैक्टोरियल। किसका है ये आंसर? Sir, 11 factorial by 2 factorial. नहीं, sir, नहीं. 11 factorial by 2 factorial. हाँ 11 फैक्टोरियल एक था, By 2 11 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 2 हो गया, Sir, एक और 11 आता है, factorial by 2 factorial squared. ये हो गया। Yes, और sir. तीसरा कोई आंसर? तृप्ति आवाज नहीं आई बेटा, फिर से बोलो। आर्यन आंसर? सर सेकंड वाला। सेकंड वाला। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अरेंजमेंट के ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें 2 आइडेंटिकल O हैं और 2 आइडेंटिकल R हैं। 11 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये आएगा तुम्हारी दुनिया में क्वेश्चन फैक्टोरियल यूज करके। इज दैट ओके? इसी क्वेश्चन में एक छोटा सा चेंज कर देते हैं सच दैट vowels are never together। अब कैसे करोगे? हाँ, अब इस क्वेश्चन को करने का कई अप्रोच है और सारे जो है कम्बरसम है। वॉवेल्स कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5, मेरे ख्याल से यही 5 है। Yes, sir. Yes, sir. अब हम चाहते हैं कि इनमें से कोई भी 2 वॉवल कभी साथ में ना है, सब अलग अलग ही रहे। इसको करने का तरीका, बिकॉज दिस इज नॉट थ्योरी, दिस इज अ क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमेशा ऑन द स्पॉट दिमाग लगाना पड़ता है।
पहले वॉवल्स को अरेंज कर दो। अगर 5 वॉवल्स को कह रहे कॉन्सोनेंट्स को अरेंज कर दो, वॉवल्स निकल गए 11 में, तो कॉन्सोनेंट्स कितने बचे? सी आर एन वी आर एस। इनको कितनी तरह से अरेंज कर सकते हैं निश्चय? तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। आर सेम है, राइट? अब 1 2 3 4 5 6 कॉन्सोनेंट अगर रख दिए तो इनके बीच में जो स्पेसेस बनी 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 स्पेसेस में से किन्हीं भी 4 जगह पे ओ ओ आई यू रख दो। अपने आप 2 कॉन्सोनेंट्स के सर बीच ए में, भी है। सर ए भी है। अच्छा 5 है, ए भी है, 5 को रख दो। अपने आप बेसिकली जो है 2 कॉन्सोनेंट्स के बीच में एक वॉवल हमेशा बना रहेगा। 2 वॉवल्स के बीच में एक कॉन्सोनेंट, so they will never be together। अब रखोगे कैसे? बिकॉज अगर दोनों ओ सेम नहीं होते तो आसान काम था, हम सीधे सीधे 7p5 रख लेते। 7 में से किन्हीं 5 जगह पे 5 वॉवल्स को बैठाना है, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं हुआ। So what do you do? 7p5 वेज से 5 वॉवल को बैठा दो जहां भी बैठे हैं। सपोज कर लो Yes, sir. थोड़ी देर के लिए ये ओ ना होके ई था, तो ए ई, तो 7 में से 5 स्पेस सेलेक्ट करो, उनमें इनको बैठा दो 7p5 वेज से। जैसे ही तुम्हें पता चला कि ये ई नहीं ओ है, तो ईच ऑफ दिस अरेंजमेंट विल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। इज दैट ओके? Yes, sir. दिस बिकम्स योर आंसर। एक छोटा क्वेश्चन दे, खुद ट्राई करोगे? Yes, sir. चलो लिखो, इसी तरह का देते हैं बट थोड़ा सा डेटा छोटा करते हैं, सो दैट यू ऑल डू इट। इफ all letters of word class are arranged in how many ways? Both S are together। S और S एक साथ रहे, ऐसा कितने केसेस में हुआ होगा? सर 4 फैक्टोरियल। The 4 factorial. वेरी गुड। बाकी लोगों को समझ आया? Yes, sir. बहुत सिंपल सी बात है, दोनों को एक साथ कर दो, एक सिंगल एलिमेंट ये हो गया, 2 3 4 ये जहां भी जाएंगे जोड़े में जाएंगे। हाउ डज इट मैटर? बोथ। अब आते हैं उस पर जिसके लिए लिख रहे थे, तो एक इजी लिखा था, S and S have 1 letter in between। अब करो exactly 1 letter in between। मैंने एक वो ज्योमेट्री की 80 क्वेश्चंस की ऑब्जेक्टिव एनटीएससी की शीट भेजी है, रन थ्रू इट। उसके आंसर्स मेरे पास हैं, वो मैं शेयर कर दूंगा। So 3 factorial into 3. एक आंसर आदित्य ने दिया है 3 फैक्टोरियल इंटू 3।
Yes. Sir, 3 factorial into 4/2 factorial. Into 2p4 2p4 या 4p2? 2p4 तो कुछ बनेगा ही नहीं ना। देखा था मैं। सोचो सोचो सोचो। Exactly one letter in between. अगर ये एग्जाम में आएगा, जितनी देर में मेथड सोचोगे, ध्यान रखना सेट थ्योरी शुरू में कराई है, टैबुलर वर्सेस, ये टैबुलर का क्वेश्चन भी हो सकता है, उतनी देर में तो तुम केसेस इसके एग्जॉस्ट कर दोगे। सर राजस्थान आंसर है। क्या इसके अलावा कोई और सिचुएशन हो सकती है जब एस और एस के बीच में एक लेटर होगा शायद। आ गया ना? यस सर। भाई एस और एस के बीच में एग्जैक्टली एक लेटर होगा तो एस फर्स्ट हो, सेकंड कोई और हो, थर्ड हो, या एस और एस के बीच में यहाँ हो यहाँ हो, अदरवाइज तो 2 हो जाएंगे या 3 हो जाएंगे या टुगेदर हो जाएगा। ये आ गए। अब इन तीनों में हर बार बचे 3 जो अरेंज करने, वो 3 ही अल्फाबेट है, CLA। डन। ओके। सर मतलब वो CLA के लिए 3 फैक्टोरियल आया और वो जो मल्टीप्लाई इंटू 3 आया वो कैसे? 1 2 3। ओके सर। ठीक है ना? अब यही अगर बड़ा डेटा होता, क्लास रूम कर देते इसे, तो फिर ये जेई लेवल क्वेश्चन बन जाता, फिर काफी केस वाइज एनालाइज करना पड़ता। लेकिन एनटीएससी लेवल तो ये चलता है। तो इवन इफ द सेम थ्योरी जो अभी पढ़ाई है उससे पे ही यहाँ पे अल्फाबेट और ये चेंज कर दे, तो द क्वेश्चन बिकम्स लेंदी एंड जेई लेवल। लिखो एक और, फिर उसके बाद थ्योरी आगे बढ़ाते हैं थोड़ी सी। In how many ways (17 boys and 6 girls can stand in a line so that no 2 girls are together? Yes. सर हर बॉय अलग है या फिर हर बॉय को सेम मानेंगे और गर्ल्स? नहीं नहीं, सारे बॉयज अलग हैं। बॉयज तो मतलब डिफरेंट ही होंगे ना हमेशा, अनलेस स्पेसिफाइड सब डिस्टिंक्ट ही माना जाएगा, वो खुद इंडिकेट करेंगे। सर इसमें शायद केस नहीं बनेंगे कि पहला वाला बॉय होगा कि गर्ल होगा वाला। हाँ, बट उन सब के बावजूद आंसर एक स्ट्रोक में आ सकता है अगर ध्यान से देखो। सर 18p6 into 17 factorial। 18p6 into 17 फैक्टोरियल एक आंसर आदित्य का है। सेम आंसर है। सेम आंसर है। सेम आंसर अथर्व का है। राजा प्रत्युष कहाँ रह गए थे? सर नेट नहीं चल रहा था, पता नहीं क्यों। अच्छा, पीएनसी शुरू की है बेसिक प्रिंसिपल से पहले, अभी प्रिंसिपल पे क्वेश्चन शुरू किए हैं, ठीक है ना? और ज्योमेट्री की एक वर्कशीट भेजी है ग्रुप पे, उसके आंसर मुझे याद दिला देना क्लास खत्म होने से पहले। तो एक इमेज है वो भेज देंगे, ऐसे ही हर एक के भेजेंगे। ज्योमेट्री की जो शीट है वो ऑब्जेक्टिव टाइप टिपिकली एनटीएससी लेवल है, नॉट बियॉन्ड एनीथिंग। How many ways can 17 boys and 6 girls stand in a line so that no 2 girls are together? आदित्य और अथर्व ने आंसर दिया। आर्यन क्या हो गया? कर रहा हूँ सर। प्रत्युष योर व्यू? झलक, निश्चय, बोला करो सारे लोग। सर यही आंसर है 18p6 17 फैक्टोरियल।
गुड, यस सर यही आ रहा है। वेरी गुड। पहले बॉयज को लाइन में खड़ा कर दो, बॉय 1, बॉय 2, डॉट 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 डॉट, बॉय 18। कितने तरह से? बॉय 17 फैक्टोरियल। जैसे ही बॉयज खड़े हो गए, ऑटोमेटिकली उनके बीच की जो स्पेसेस हैं वो +1 दैट इज 18 हो गई। बीच में एक कम और 2 ईदर साइड पे। इन 18 में से किन्हीं भी 6 जगह पे गर्ल्स को अरेंज कर दो, गर्ल्स कभी साथ होंगी नहीं, क्योंकि जो जहां भी खड़ी हो रही उनके बीच में एक बॉय आएगा। एम आई राइट? इन हाउ मेनी वेज कैन यू प्लेस 6 गर्ल्स आउट ऑफ 18 स्पेसेस? 18p6. What is 18p6? 18 factorial upon 18 minus 6, that is 12 factorial into 17 factorial. That's it. अब ये वैल्यू आए फेयर इनफ, नहीं आए फेयर इनफ, डिपेंड करता है, बट क्वेश्चन तो हो गया। हैप्पी? यस सर। एक लेवल थोड़ा सा अपडेट करते हैं, बिकॉज मैंने इसके क्वेश्चन देखे हैं पीछे, एंड दैट इज सर्कुलर परमुटेशन। सब कुछ वही है, अब इनको लाइन के बजाय सर्कल पे खड़ा करें तो क्या बदल जाएगा, ठीक है ना? बहुत ही एलिमेंट्री चीज है, और बेसिक छोटे डेटा पे तो एनटीएससी टाइप अच्छा क्वेश्चन बनता है, गंदे डेटा पे दिस गोज इनटू जेई। ये ध्यान रखना पीएनसी में टिल द टाइम कंप्लीट थ्योरी ना हो जाए, आज हो, आज से 1 साल बाद हो, 12th में हो, डोंट थिंक दैट एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग तुम उसकी काउंटिंग कर ही लोगे, बिकॉज एक छोटा सा ट्वीक होते ही क्वेश्चन अचानक एनटीएससी से जो है ना ओलंपियाड लेवल बन जाता है, तो इट इज ऑलवेज देयर इन पीएनसी, so don't just run after every question. लॉजिक ये कहता है कि मैंने 5 लोगों को ए बी सी डी ई एक लाइन में खड़ा किया, तो हमारा आंसर था 5 फैक्टोरियल। अभी निकाला था ना एंड की थ्योरी से, तो ए फॉलोड बाय बी फॉलोड रैंडमली। अब इन्हीं 5 लोगों को अगर सर्कल में खड़ा करेंगे, तो जैसे अभी लिखा था पहले वैसे ही लिखें, एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज्ड linearly के बजाय सर्कुलरली है, बट सर्कुलरली डजंट साउंड एज अ गुड वर्ड, अरेंज्ड ऑन अ सर्कल इन कितने वेज? डिस्टिंक्ट आज भी है, अरेंज्ड आज भी है, बस अब लीनियर की जगह सर्कल हो गया। तो ये 2 बच्चे कह रहे हैं कि इट शुड बी एसेंशियली n-1 फैक्टोरियल। क्यों, वो समझो। ए बी सी डी ई, B C D E A, C D E A P, D E A B C and E A B C D। क्या ये पांचों अलग अलग काउंट हुए हैं इन योर 5 फैक्टोरियल लीनियर अरेंजमेंट? नो सर। ऑफ कोर्स यस। हाँ लीनियर में, हाँ लीनियर में तो यही किए ना। अब जैसे ही तुम इनको सर्कल में कन्वर्ट करोगे, ए बी सी डी ई, बी सी डी ई ए, दोनों में फर्क बताओ, सिवाय इसके कि थोड़ा सा खिसका है, तो यू डोंट हैव अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस। तो एक्चुअली क्या होता है कि लीनियर अरेंजमेंट में बाय डिफॉल्ट एक्सट्रीम लेफ्ट पे जो हमें नजर आता है उसको हम दुनिया स्टार्ट बोलती है, और जो एक्सट्रीम राइट पे आता है उसे एंड बोलती है। So for me, you and everybody else ये अलग है। This starts with A, ends with E. This starts with B, ends with A. यहाँ कोई start और end जैसा है ही नहीं। तो till the time there is no point of reference, all these arrangements are same. So every n linear arrangement corresponds to same circular arrangement. क्यों? क्योंकि भाई इसी ऑर्डर में आएगा, तो जब उसको घुमाओगे तो वो एक ही चीज बनेगा राउंड में, या उल्टा चले जाओ। एनी सर्कुलर अरेंजमेंट कैन बी ब्रोकन इनटू लीनियर फॉर n पेसेस, क्योंकि सर्कुलर में बीच में n स्पेसेस होती हैं, कहीं से भी तोड़ दो लीनियर बन जाएगा। सर्कुलर तो एक था, लेकिन तोड़ने के लीनियर में n तरीके हैं। सो n linear corresponds to one circular arrangement,
So 1 corresponds to 1 upon n. So n factorial corresponds to n factorial upon n, which turns out to be n minus 1 factorial. So the answer becomes n minus 1 factorial wave. बात क्लियर हुई? यस सर। यस सर। किसी को कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन इसमें? फिर एक बार फिर से बता दो। हाँ, फिर से समझा देते हैं। अब ऐसे ले लो कि हमने ABCD 4 लिए होते, तो लीनियर में इनके 24 केस होते, 4 फैक्टोरियल। यस सर। यस सर। और 4 फैक्टोरियल में ABCD, BCDA, CDAB, DABC, देन CBAD एंड सो ऑन, ऐसे चलते रहते पूरे 24। लेकिन जब पहले 4 को सर्कल में अरेंज करते तो ये एक ही नाम से बुलाए जाते, A फॉलोड बाय B फॉलोड बाय C फॉलोड बाय D। हाँ, एक कैच है इसमें जो अभी हम सिखाने जा रहे हैं। A फॉलोड बाय B फॉलोड बाय C फॉलोड बाय D क्लॉकवाइज। एक ये भी सिचुएशन हो सकती थी, A फॉलोड बाय B फॉलोड बाय C फॉलोड बाय D एंटी क्लॉकवाइज। दोनों में फर्क है, लेकिन जब तक तुम इन चारों को सर्कल में कन्वर्ट करोगे, दे ऑल वुड बी सेम, A फॉलोड बाय B फॉलोड बाय C फॉलोड बाय D क्लॉकवाइज। ठीक इसी तरह से कभी यहाँ DCBA होता तो उसको रखते तो वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है, A फॉलोड बाय C। तो बेसिकली एवरी 4 लीनियर अरेंजमेंट, इसी तरह से CBAD है तो C को उधर पहुंचा दो, BADC भी रहा होगा तुम्हारा, ADCB भी रहा होगा, DCBA भी रहा होगा। So that way every set of 4 linear arrangements when converted into circle will correspond to the same circular arrangement. तो हमने वो यूनिटरी मेथड लगा दिया। Is that okay? यस सर। यस सर। और ये हमारा एक नया फॉर्मूला बन गया, लेकिन इस फॉर्मूले में भी कैच है, और यही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं। ये तो पूछते ही नहीं, वही पूछते हैं जो एक केस है जो कैच है। कैच ये है, हमने ये सर्कुलर अरेंजमेंट बनाए, एक वॉल पे कहा कि भाई सर्कल पे जाके बोर्ड पे लिखो A फॉलोड बाय ABCD को सर्कुलर ऑर्डर में लिखो, कितने तरह से लिख सकते हो। तुमने जाके बोर्ड पे पूरा भर दिया जितने तरीके थे। तो पहले लगा था लीनियर में 24 होंगे, बट सर्कुलर में 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 दैट इज 3 फैक्टोरियल, 6 तरीके से लिख दोगे। तुमने 6 के 6 तरीके लिख दिए, ABCD 1, ABCD 2, ठीक है ना। ADBC 3, ये ABCD नहीं है, ADBC 4, ऐसे ही 2 और आ जाएगा, कुछ ACBD हो जाएगा इस तरह का। ACBD तो ऑलरेडी है। A के सामने कौन आ गया, A के सामने C आ गया, A के सामने B आ गया, A के सामने D डाल दो, ठीक। A के सामने D, BC, राइट। 6 केसेस आ गए तुम्हारे, 3 फैक्टोरियल। हैप्पी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। अचानक एक चेंज हुआ, और वो ये हुआ कि ये जो अभी इस बोर्ड पे लिखा है, दिस इज नॉट अ ब्लैक बोर्ड, दिस इज अ ग्लास बोर्ड, ट्रांसपेरेंट, बिटवीन यू एंड मी। ये बोर्ड है, एक तरफ हम खड़े हैं, दूसरी तरफ तुम खड़े हो। अब तुम इसको कहोगे सर उधर से देखिए, रेड बॉल, ब्लू बॉल, ग्रीन बॉल, व्हाइट बॉल, रेड फॉलोड बाय ब्लू फॉलोड बाय ग्रीन फॉलोड बाय व्हाइट क्लॉकवाइज। हम दूसरी तरफ से देख के क्या बोलेंगे? रेड वाइट ग्रीन ब्लू। रेड व्हाइट ग्रीन ब्लू एंड तुम कहोगे नहीं सर, रेड व्हाइट ग्रीन ब्लू ये है, इधर वाली है, ये है। हम कहेंगे नहीं नहीं ये उल्टा है। ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। जैसे ही ऐसी सिचुएशन आती है, हम ऑटोमेटिकली ये assumption ले लेते हैं कि द डिस्टिंक्शन बिटवीन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज इज मीनिंगलेस, क्योंकि जो तुम्हें क्लॉकवाइज दिख रहा है वो हमें एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, और जो तुम्हें एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है वो हमें क्लॉकवाइज दिख रहा है। तो उन सारे केसेस में हम अपना आंसर इंप्रूव कर देते हैं। तो इट हैज 2 आंसर्स, ईदर n-1 फैक्टोरियल
और n-1 factorial upon 2 ways डिपेंडिंग अपॉन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज का डिस्टिंक्शन मीनिंगफुल है या नहीं है। और इसको डिटरमाइन करने का भी एक स्टैंडर्ड रूल बता देते हैं। कुछ मत सोचो, लोग बैठाए गए ह्यूमन बीइंग्स हैं, गार्लैंड में फूल लगाए, आई डोंट केयर व्हाट इट इज। सर्कुलर परमुटेशन को कंटेन करने वाला एक प्लेन होगा। भाई अगर सर्कल पे कोई चीजें लगाई गई हैं तो ये चीजें किसी प्लेन में होंगी। प्लेन एज इन जिसके ऊपर ये रखे हैं। अगर टेबल पे रखे गए तो टेबल एक प्लेन है, ग्राउंड पे लोग खड़े हैं तो ग्राउंड एक प्लेन है, ठीक है ना। गार्लैंड में अगर रखा गया तो गार्लैंड का वो जो शेप आता है। जब इस प्लेन के दोनों तरफ से ऑब्जर्वेशन पॉसिबल है तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, और जब प्लेन के एक ही तरफ से ऑब्जर्वेशन पॉसिबल है तो ये रहेगा इररिस्पेक्टिव। क्या, क्यों? क्योंकि जैसे ही दूसरे, अब ऐसा समझ लो 10 लोगों को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बैठाया तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो राउंड टेबल पे ही होगी। कितने तरीके होंगे? 9 फैक्टोरियल। लेकिन वही 10 लोगों को जायंट व्हील जो बड़ा वाला झूला होता है उस पे ले जाके बैठा दिया। अब जब झूले के इस तरफ से हम देखेंगे तो हम कहेंगे भाई पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी, पर्सन 10 क्लॉकवाइज। जब उधर कोई चल के जाएगा कहेगा नहीं नहीं नहीं, पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी एंटी क्लॉकवाइज। So that will create a confusion. So to avoid that confusion, जिस सर्कुलर परमुटेशन को कंटेन करने वाला सर्कल के दोनों तरफ से फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन पॉसिबल हो, हम उसको फर्दर 2 से डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कहां कहां पे ये प्रोमिनेंट है वो भी बता दें। अगर एंटी डिवाइड किया क्योंकि जितने क्लॉकवाइज है उतने ही एंटी क्लॉकवाइज है। बात बराबर है, आधे कर दो, सब सेम ही है। ओके लाइक नेकलेस, गार्लैंड, इस तरह की चीजें। अब नेकलेस में तुमने जो है 10 कलर की बीड लगाई और तुमने उनको देखा रेड, ग्रीन, ब्लू, ब्ला 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 क्लॉकवाइज। अचानक किसी ने नेकलेस उठा के फ्लिप कर दिया, अब जो क्लॉकवाइज है वही एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो अब जब हमें मालूम है कि उसको फ्लिप किया जा सकता है, दोनों तरफ से देखा जा सकता है, तो जिस चीज को हम खुद आज क्लॉकवाइज देख रहे हैं उसी चीज को हम कल एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे। तो व्हाट इज द फन टॉकिंग अबाउट इट? तो हम उस केस में वो डिस्टिंक्शन ही खत्म कर देते हैं, फर्दर आधे से डिवाइड कर देते हैं। बहुत अलर्ट रहना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो इसी पे चोट कर देते हैं। सर्कुलर पूछते बट ऐसे फॉर्मेट में 10 लोगों को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे बैठाया 10 फैक्टोरियल, उन 10 लोगों को आसमान से हाथ पकड़ के स्काई डाइविंग में सर्कल में जंप करा दिया 9 फैक्टोरियल अपॉन 2। क्योंकि जो ऊपर से कूदा रहा है, जो प्लेन चला रहा है, उसका ऑब्जर्वेशन और मेरे ऑब्जर्वेशन में वो बेसिकली क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का डिस्टिंक्शन खत्म हो गया। एम आई क्लियर? यस सर। क्वेरीज, क्वेश्चन, डाउट है पूछो। नो डाउट सर। नहीं। सेकंड इंपॉर्टेंट फ्लैग, ये ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सर्कुलर परमुटेशन में। द मोमेंट देयर इज अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस, गलती से भी इन सर्कुलर परमुटेशन, दैट वेरी मोमेंट ये इंडिकेट करेगा कि वो लीनियर हो गया। 10 लोगों को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे बैठाया गया, बैठ जाओ भाई, क्या है आंसर? 9 फैक्टोरियल। दूसरी तरफ से देखा ही नहीं जा सकता, चेयर पे बैठ रहे हैं, लेकिन इस चेयर पे चेयरमैन लिखा हुआ है और जो इस पे बैठता है वो चेयरमैन बन जाता है। इट इज नो मोर 9 फैक्टोरियल, इट इज 10 फैक्टोरियल। क्योंकि अब वो लोग रोटेशन में घूम रहे हैं, ए की जगह बी आ गया, बी की जगह, वो ऑर्डर सेम है लेकिन चेयरमैन तो बदल गया ना। तो जैसे ही किसी ने, हमने कहा एक ग्राउंड पे 10 लोगों को सर्कल में खड़ा कर दो, कर दो। एक के पास जाके तुम फ्लैग लगाए, लाल रंग का झंडा, अब वो लोग रोटेशन में घूमते रहे लेकिन एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्रिएट हो गया ना। तो पहले और दूसरे में क्या फर्क है? या पहले फ्लैग के पास ये वाला बंदा था, अब फ्लैग के पास ये वाला बंदा है। सो द मोमेंट अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज क्रिएटेड, इट विल इमीडिएट कन्वर्ट इनटू लीनियर, क्योंकि अब उसके सर्कल में जो घूमना, जिसकी वजह से उसको डिवाइड किया था इनसे, वो तो खत्म हो गया। उनके गोल गोल घूमने को आपने एक फ्लैग से रिस्ट्रिक्ट कर दिया। दिस फ्लैग इज बेसिकली डिस्टिंक्टिंग बिटवीन द रोटेशन। सर डाउट है।
बोलो। सर जैसे फ्लैग के आसपास घूम रहे हैं लोग, बट अगर वो क्लॉकवाइज की जगह एंटी क्लॉकवाइज घूमने लग गए तो वो अलग नहीं हो जाएगा? नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम टोटल n फैक्टोरियल ही ले रहे हैं। मतलब हम ना ले रहे होते तो काउंट करते हैं। पॉइंट इज वैलिड। a फॉलोड बाय b फॉलोड बाय c फॉलोड बाय d फॉलोड बाय e। एक a फॉलोड बाय b फॉलोड बाय, थोड़ा सा इधर से ले लेते हैं, a फॉलोड बाय b फॉलोड बाय c फॉलोड बाय d फॉलोड बाय e। सर्कुलर परम्यूटेशन में दोनों सेम है, लीनियर में अलग थे। अब हमने फ्लैग यहां रख दिया, तो इसको देख के कोई बोलेगा 5 लोग ए बी सी डी सर्कल में बैठे, ए फॉलोड बाय बी फॉलोड बाय सी फॉलोड बाय डी क्लॉकवाइज, लेकिन फ्लैग ए के सर पे है। ये भी 5 लोग सर्कल में बैठे, ए फॉलोड बाय बी फॉलोड बाय सी फॉलोड बाय डी फॉलोड बाय ई क्लॉकवाइज, लेकिन फ्लैग ई पे है। तो जैसे ही ये हो गया n फैक्टोरियल हो गया, तो इसमें तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों का डिस्टिंक्शन वैसे ही अलग हो गया। क्लियर हुआ बेटा? सर मुझे ना एक्चुअली ये नहीं समझ आ रहा कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे अलग हुआ। मतलब अगर अब मुझे सपोज ऐसे ले लो, ये फ्लैग है a फॉलोड बाय b फॉलोड बाय c फॉलोड बाय d फॉलोड बाय e। इसको देख के कोई क्या बोलेगा, a फॉलोड बाय b फॉलोड बाय c फॉलोड बाय e एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन फ्लैग a पे है। तो दोनों स्टेटमेंट दे रहा ना, दैट a b c d इज इन ऑर्डर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, और फ्लैग किसके सर पे है। सो द फाइनल एंड रिजल्ट इज n फैक्टोरियल। ओके सर। ओके, यस सर। गुड। ये कहलाता है सर्कुलर परमुटेशन। बेसिक थ्योरी में इतने पे मिला के थोड़े से और क्वेश्चन करते हैं, लेट अस सी कैसे होगा। ठीक है ना, तैयार? यस सर। अ गार्लैंड is made from 10 flowers of different color and another 2 flowers of same color. In how many ways can this be done? क्वेश्चन क्लियर हो गया? 12 फ्लावर्स हैं, 10 अलग अलग कलर के और 2 सेम कलर के। गार्लैंड बनाना है, कितने तरह से बना सकते हैं? 11 फैक्टोरियल। एक आंसर है 11 फैक्टोरियल विद शायद विदिशा। यस सर। 11 factorial by 2. 11 फैक्टोरियल बाय 2 आदित्य। 11 factorial by 2 into 2 factorial. तो वो तो वही आ गया ना। 11 फैक्टोरियल बाय 2। झलक। नहीं तो मेरा 11 factorial by 4 होगा। बाय 4 कर लो। और सर मेरा भी 11 factorial by 4. हाँ सर मेरा भी 11 factorial by 4 है। So 11 factorial by 4. चलो, सर 11 फैक्टोरियल बाय 2। सर मेरा 2 आया, मतलब विदिशा फैक्टोरियल वाला मिटा दो। ये मिटा दे, 2 हो गया। तो अब द फाइट इज बिटवीन 11 फैक्टोरियल बाय 2 वर्सेस 11 फैक्टोरियल बाय 4। ठीक है, गुड। समझने की कोशिश करते हैं। पहले प्रत्युष से। हाँ प्रत्युष। सर पहले तो सर 10 फ्लावर मतलब 12 तो टोटल होंगे, तो पहले तो उसको सर्कल में करने के लिए 11 फैक्टोरियल बाय 2 होगा। ओके। और दैट बाय 2 इसलिए क्योंकि ऊपर नीचे दोनों से देख सकते हैं। और सर फिर जो दो फ्लावर सेम कलर के हैं तो फिर अगेन बाय 2 करेंगे एक और, तो 11 फैक्टोरियल बाय 4 होना चाहिए। इसका मतलब
क्या हम ये मान लें कि अगर n ऑब्जेक्ट्स को हम सर्कल पे अरेंज करते ऑफ विच a1 अलाइक हैं, तो इसका आंसर तुम्हारा n-1 फैक्टोरियल अपॉन a1 फैक्टोरियल होता? हाँ सर। ठीक है, उस हिसाब से अगर हम 4 ऑब्जेक्ट्स को लेते जिसमें 2 अलाइक हैं, तो तुम्हारा आंसर 4-1 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 आता। अब सपोज मैंने CAAP 4 अल्फाबेट्स को सर्कल पे अरेंज किया, तो क्या इसके 3 ही तरीके होंगे सर्कल पे अरेंज करने के? सारे लोग कन्विंस्ड हैं इस बात से? सर तीन ही दिख रहा है। यस सर। CAPA, C और P के बीच में AA होंगे, या C और A के बीच में AP होगा, इधर या इधर, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना, इसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो 2 केस इसके और 1 इसका, 3 केस। क्लियर है? उस हिसाब से 11 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, बिकॉज 2 फ्लावर्स का कलर सेम है, और फर्दर क्योंकि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का डिस्टिंक्शन नहीं है, गार्लैंड है, एक और 2 फैक्टोरियल। इज दैट ओके? यस सर। यस सर। चलो, अब इंट्रोड्यूस कर देते हैं क्विकली, ताकि क्वेश्चंस में थोड़ा सा लेवल इंप्रूव हो जाए। थ्योरी ऑफ सिलेक्शन, ठीक है ना। थोड़ा सा अगली क्लास तक इसी से बाइनोमियल थ्योरम को भी कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि उसके भी मैंने कुछ क्वेश्चन देखे, एक्सपेंशन एक्सपेंशन, लास्ट डिजिट विजिट के, तो तुम्हें थोड़ी उसमें भी हेल्प मिल जाएगी। व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट? जो शुरू में बताया था, 2 या 2 से ज्यादा डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट आपस में पोजीशन इंटरचेंज करें, अरेंजमेंट बदला। एक ऑब्जेक्ट या एक से ज्यादा किसी नए ऑब्जेक्ट से रिप्लेस हो जाए, अरेंजमेंट और सिलेक्शन दोनों बदले। तो अगर हमसे सिलेक्शन पूछा जाता, तो हम तो कहते कि कोई भी आर ऑब्जेक्ट्स के टोटल अरेंजमेंट हैं, उसको आर फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, तो ये सिलेक्शन हो जाएगा। नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स out of n distinct objects। इतनी लंबी थ्योरी लेने की जरूरत ही नहीं है भाई। आप कह रहे हो कि स्कूल में n बच्चे हैं, उनमें से कोई 11 की टीम बनाओ, सिलेक्शन इज टीम बनाओ, अरेंजमेंट इज टीम बनाने के साथ उनका बैटिंग ऑर्डर भी बताओ, पहले कौन बाद में कौन। तो हमने कहा एक काम कर लो, अरेंजमेंट लिख लो, क्योंकि तो तुम्हें पहले ही आता है। अरेंजमेंट कितना है? NPR। अब उसमें कोई भी आर आए, वो आपस में किसी भी ऑर्डर में खड़े हो, कहलाएंगे तो एक ही टीम। तो एवरी आर एलिमेंट इज 1 टीम, और आर लोग आपस में कितनी तरह से अरेंज हुए होंगे? आर फैक्टोरियल। तो आर फैक्टोरियल अरेंजमेंट इज 1 सिलेक्शन, तो 1 इज 1 अपॉन आर फैक्टोरियल सिलेक्शन, तो NPR अरेंजमेंट इज NPR अपॉन आर फैक्टोरियल अरेंजमेंट। एक्सक्यूज मी सर। यस सर वो साइड वाला दिख नहीं रहा। ये वाला? नहीं सर, अब आपने मिटा ही दिया सर वो। अच्छा अच्छा अच्छा, दोबारा लिख रहा हूं मैं उसको, ठीक है ना। सपोज ऐसे लिखें कि मेरे पास 16 लोगों के टीम में से 11 लोगों की टीम सेलेक्ट करनी थी। हमने कहा यार हमें तो सर ने सिलेक्शन सिखाया नहीं, हमें तो अरेंजमेंट सिखाया है, तो हमारे हिसाब से तो 16P11 तरीके से टीम बन जाएगी। अब इस 16P अरेंजमेंट में A1 फॉलोड बाई A2 फॉलोड बाई A11 भी अरेंजमेंट होगा, A2 फॉलोड बाई A1 फॉलोड बाई A11 भी अरेंजमेंट होगा, A13 फॉलोड बाई A1 फॉलोड बाई A11 भी अरेंजमेंट होगा।
यानी जब 11 लोग सेलेक्ट होके आपस में पोजीशन इंटरचेंज करेंगे वो भी इसमें काउंट हुआ होगा, और जब इन 11 में से कोई एक बदल गया होगा या 2 बदल गए होंगे वो भी इसमें काउंट होगा, बिकॉज दिस इज ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट। एम आई राइट? यस सर। यस सर। लेकिन वही 11 लोग आपस में कितनी तरह से बैटिंग ऑर्डर चेंज कर सकते हैं? 11 फैक्टोरियल। ये एक सिंगल सिलेक्शन है, टीम एक है, अरेंजमेंट 11 फैक्टोरियल है। सो फॉर एवरी सच 11 सिलेक्शन सेट 11 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हुए होंगे। A1 की जगह एक 13 होगा, कभी कोई होगा, कभी कोई होगा। सो दैट मीन्स 11 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स कॉरस्पॉन्ड्स टू वन सिंगल टीम। So 1 corresponds to 1 upon 11 factorial teams, which is unitary method. So NPR 16P11 arrangements will correspond to 16P11 upon 11 factorial teams, which is your theory of selection. अब बताओ, कोई कंफ्यूजन, डाउट, क्वेरी यहाँ पे? इसी को जो सिलेक्शन आया, किसी को है कोई डाउट? नो सर। गुड। इसी को हम NCR कहते हैं, यही है NCR, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग R डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट आउट ऑफ N डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। इसी को कई बार कुछ जगहों पे तुम देखोगे ऐसे लिख देते हैं, एक ही बात है। कुछ लोग तो यहां तक कई बार ऐसे भी लिख देते हैं, वो भी यही चीज है, और सबका मतलब एक है। पहले NPR का फॉर्मूला लिखो, N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल, और उसमें एक R फैक्टोरियल और डिवाइड कर दो। दिस इज व्हाट यू नीड टू लर्न, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग R डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ N डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। कुछ लोग उल्टा पढ़ते हैं, मतलब पहले थ्योरी ऑफ सिलेक्शन, पहले सेलेक्ट करो फिर अरेंज करो, बात बराबर ही है। अगर पहले सेलेक्ट करोगे R लोगों को और फिर R फैक्टोरियल से अरेंज करोगे तो वो भी तो NPR के बराबर ही आएगा, तो ये उधर मल्टीप्लाई कर दो, यही चीज तो आ गई। So in a particular problem, you may arrange and reduce it to selection, or you may select and convert into arrangement. बात एक ही है, depending upon the question and depending upon you, तुम्हें क्या अप्रोच करता फास्ट। बट दिस इज द स्टार मार्क थिंग, यही रिगार्डेड है एज थ्योरी ऑफ सिलेक्शन। पूछो सर। हाँ सर आपने जो NCR के आगे इज इक्वल टू लिखा है वो दिख नहीं रहा दूसरी तरफ। क्यों, क्या चीज अड़ रही है? सर मतलब वो साइड में है स्क्रीन थोड़ी। अच्छा जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं देखूं, क्योंकि मेरे हिसाब से तुमने फुल स्क्रीन, बाकियों को भी नहीं दिख रही है? सर दिख रही है। ठीक है, अभी दिखी तुम लोग को? यस सर अब दिख रहा है। ठीक है, तुम्हारा क्या वो पार्टिसिपेंट वाली विंडो खुली हुई है क्या? यस सर। माइनस कर दो, उसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना? अच्छा पूरी स्क्रीन दिखने लगेगी। सबको समझ में आया? पूरी पीएनसी का एक्चुअली सबसे बड़ा पावरफुल फॉर्मूला यही है, NCR, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग R डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट आउट ऑफ N डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो तुम्हारे जो डे टू डे पीएनसी के क्वेश्चन आएंगे उसमें बेसिकली जो अभी आएंगे उसमें सबसे ज्यादा यही यूज होगा, बाकी सब सेकेंडरी है, यूज में सबसे ज्यादा यही आता है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल करें अब कुछ? यस सर। ठीक है, in how many ways can you select a team of 6 delegates constituting 4 men and 2 women from a group of 20 people constituting 12 men and 8 women?
सर 12C4 into 8C2. सेम। सबको क्लियर हुआ ये? सर सेम आंसर। यस सर सेम। किसी को कोई डाउट है इसमें जो इन लोगों ने आंसर दिया? नहीं। इनटू क्यों हुआ? क्योंकि इंडिपेंडेंट है। आपको 4 मेन और 2 वीमेन सेलेक्ट करने हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। 12 में से कोई 4 सेलेक्ट कर लो। इन हाउ मेनी वेज? 12C4 सेलेक्ट करने, अरेंज नहीं करने, कोई ऑर्डर नहीं करना उनका कि कौन पहले जाएगा, कौन है ही नहीं ऐसा कुछ। 8 में से कोई 2 वीमेन सेलेक्ट करनी, 8C2 एंड है। कोई भी आदमी किसी भी कॉम्बिनेशन में किसी के साथ भी जा सकता है, इंडिपेंडेंटली एंड है, मल्टीप्लाई कर दिया। इज दैट ओके? इसी में एक छोटी सी कंडीशन लगा देते हैं। गिवन दैट वन पर्टिकुलर मैन, MAN, and one woman are not ready to go together. अब हैं कोई 2 लोग जिनकी नहीं बनती आपस में, उनका यह है कि ये जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगी, और मैं जाऊंगी तो ये नहीं जाएगा। एक लोग है, एक आदमी और एक औरत है जो एक साथ जाने को किसी भी कीमत पे तैयार नहीं है। आदमियों में एक है, औरतों में कोई एक है। अब कितने तरह से बनाओगे? बाकी सब सेम है। अब ये क्वेश्चन हो गया। पहले जो था वो थ्योरी था। हाँ सर 12C4 into 8C4 minus 12C3 into 8C1. 12C4 into 8C2 minus 12C3 into 8C1. प्रत्युष, राइट? सर मेरा हाँ अलग है। सर। एक, हाँ दूसरा सर 12C4 into 7C2 plus 11C4 into 8C2. 12C4 into 7C2 plus 11C4 into 8C2. 8C2. आदित्य, सर मैं आदित्य। सर इसमें minus 11C4 into 7C2 भी कर दो। अथर्व, किसने बोला ये अभी? आदित्य। सर मेरे वाले में सर 11 और 7 कर दो फर्स्ट में। ठीक है, माइनस में इसका करना, क्या माइनस करना है आदित्य? minus 11C4 into 7C2. और तुम्हारे वाले में क्या करना यस है? सर सेकंड वाला। सर माइनस में से 11C3 और 7C1। ओके, 2 आंसर है। सारे लोग ध्यान से देखो। पहले तो ये देखो कहीं दोनों सेम ही ना हो, दिखने में अलग अलग लग रहे हैं, पता चला सिंप्लीफाई होके दोनों सेम ही आ गए। बाकी और कोई डिस्कस करे? तो सेकंड वाला ही लग रहा है। सेकंड वाला ही लग रहा है झलक। चलो अब करके देखते हैं कि ये हुआ क्या, कैसे। ठीक है ना? पहले प्रत्युष वाले आंसर को अगर देखें तो उसने ये समझा कि टोटल केसेस में से वो केस हटा दो जब उस आदमी को छोड़ के बाकी में से 3 एंड उस लेडी को छोड़ के बाकी में से 3 लिए गए होंगे। इज दिस सेंसिबल? और सर वो दोनों फिक्स हो जाएंगे ऑलरेडी 4 और 2 में, इसलिए वो कर दिया। व्हाट ही सेज कि पहले तो आप पुराना वाला केस ले लीजिए, सारे कोई भी किसी के साथ जा सकता है। अब मान लीजिए आपके पास ए हटा दो, मेन 1 और वुमेन 1 है, ये जो एक साथ नहीं जाना चाहते। उसके बाद मेन 2 से लेके आपके पास मेन 12 तक है, वुमेन 2 से लेके वुमेन 8 तक है। ये दोनों एक साथ नहीं जाना चाहते,
तो टोटल केसेस में से वो केसेस हटा दीजिए जब आपने 11 में से कोई 3 और इसमें 7 में से कोई एक चुना होगा। इसका लॉजिक समझाओ प्रत्युष, समझे ये क्या हुआ। क्या? इसका लॉजिक। अच्छा सर, मैंने क्या करा कि सर टोटल केसेस तो 12C4 into 8C2 थे। ये तो ठीक है, मान लिया। और सर फिर मैंने क्या करा कि एक को M1 और W1 को फिक्स कर दिया पहले ही, कि वो राइट, दोनों पहले ही जा रहे हैं। और सर फिर मैंने बाकी 11 बचे तो 11 में से 3 चूज करने हैं, और फिर वोवन में बाकी 7 बचे तो 7 में से एक चूज करना है। तो सर 11C3 into इसने क्या 7C1। किया है प्रत्युष ने, उसने सोचा कि एक काम करो, टोटल केसेस में से जब ये दोनों साथ जा रहे हैं वो हटा दो। तो जब ये दोनों साथ जाएंगे तो तुम्हें आदमियों में 3 ही और सेलेक्ट करना है, 11 में से कोई 3 सेलेक्ट कर लो, औरतों में किसी एक को सेलेक्ट करना है, वो सेलेक्ट कर लो। टोटल में से ये केस हटा दो, अब जो केस बचेंगे उसमें ये दोनों कभी साथ रहेंगे ही नहीं। लॉजिकली तो बात ठीक लगती है। अब इन लोग की सुन लेते हैं। यस आदित्य। तो पहले तो ये कि जो सारे मैन हैं वो एक वुमेन को छोड़ के बाकी सारों के साथ आ सकती है 12C4 into 7C2। राइट, प्लस फिर मतलब men उसने ये जो किया कि केस ऐसे ले लो, मेन 1 और वुमेन 2 साथ साथ नहीं जाना चाहते, ये जाएगा तो ये नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा तो ये जाएगा। दोनों ना जाएं ये चल सकता है, लेकिन दोनों जाएं ये नहीं चल सकता है। तो ये वाला केस तो तुम्हारा ये रिप्रेजेंट करता है कि आदमी तो चला गया, लेडी उसमें नहीं गई। क्यों? क्योंकि हमने वीमेन को हटा के टीम बनाई 2 की, ठीक है। तो फिर दूसरा केस सेकंड वाला जो है ये रिप्रेजेंट कर रहे हो कि आदमी नहीं गया, इसमें से चले गए। हाँ, तो फिर जो लास्ट वाला केस है उसमें वो सारे वो डबल काउंट हो गए केसेस जिसमें ये दोनों नहीं जा रहे। दोनों नहीं गए, वो इसमें भी कट गए, इसमें भी कट गए। एक बार होना चाहिए था, 2 बार ऐड हो गए, तो एक बार हटा दो। भाई जब तुमने इसका केस लिया तो तुमने कहा कि भाई मेन 1 नहीं गया, वीमेन 2 नहीं गई, तो मेन 1 तो गया, तो मेन 1 नहीं भी गया और गया, सारे ही केस आ गए 12C4 में। तो दैट मीन्स ये वाला जो केस है वो इसमें भी काउंट हो गया और इसमें भी काउंट हो गया। तो होना एक बार चाहिए था, हो 2 बार गया, हटा दिया। लॉजिकली ये भी पूरा लग रहा है। अगर दोनों का लॉजिक सही है तो दोनों की एंड वैल्यू आउटकम सेम होना चाहिए। वेरीफाई करोगे क्विकली? और अगर दोनों सेम नहीं है तो दोनों में से एक आंसर किसी जगह पे मिसफायर हो गया है। क्विकली जरा वैल्यू निकालते चलो, हम बताते चलते हैं तुम्हें। 12C4 की वैल्यू देखो कितनी आई। सर जो नीचे वाला आंसर था वो समझ आ गया, बट ऊपर वाले आंसर में वो 11C3 वो कैसे आया, एक बार दोबारा बता दो। उसने बोला प्रत्युष ने कि जितने टोटल केसेस थे उसमें से वो हटा दीजिए जब ये साथ जाएंगे, अपने आप साथ नहीं जाएंगे। तो जब साथ जाएंगे तो एक तो मेन यही हो गया, वीमेन यही हो गई। तो मेन सेलेक्ट करने थे 4, एक हो गया, बाकी 3 यहां से निकाल लीजिए। वीमेन सेलेक्ट करनी थी 2, एक ये हो गई, बाकी एक इससे निकाल लीजिए। तो आपकी जो फाइनल 6 की डेलीगेट की टीम बनी उसमें ये दोनों हैं। ऐसे इतने केस हुए, बट ये आपको नहीं चाहिए, तो ये टोटल में से माइनस कर दीजिए। ओके सर। क्या दोनों की फाइनल एंड वैल्यू सिंप्लीफाइड सेम आ रही है? या नहीं आ रही है? सर आएगी शायद। देखो देखो क्विकली, 1 मिनट है अपने पास। इन द मीन टाइम हम तुम्हारा वो डाल देते हैं, क्या नाम है। हाँ सर लग रहा है सर क्योंकि कर लिया शायद मैंने। कर लिया सिंप्लीफाइड फॉर्म में। हाँ ज्योमेट्री वाली जो आंसर की है इमेज, वो मैंने इस पे चैट पे डाल दी है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन 80 के करीब हैं जो भेजे हैं, सबको मिल गए थे ना वो क्वेश्चन? यस सर। तो उनको ट्राई करना और इस आंसर की से मैच कराना। इस इवैल्यूएशन के साथ नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे कि ये दोनों सेम चीज है या नहीं, और अगर सेम है तो परफेक्टली फाइन, सेम नहीं है तो गड़बड़ कहाँ है। बट आर्यन का कहना उसने कर लिया। सेम है भाई आर्यन? यस सर।
गुड। नेक्स्ट क्लास जो भी होगी मैथ्स की उसको यहीं से शुरू करेंगे। यू आर एंजॉइंग फिजिक्स एंड केमिस्ट्री क्लासेस ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। बायोलॉजी भी चाहिए एंड एसएसटी भी तो बताना, बिकॉज वो थोड़ा सा मुश्किल होता है अरेंज करना, ठीक है ना? अकॉर्डिंगली अरेंज कर देंगे और टाइमिंग भी बता देना मुझे। इफ एनी ऑफ यू दोज हु आर नॉट इन एकेडमी और ये क्लासेस चल रही हैं तो यू कैन अपराइज टू आदित्य गुप्ता ऑन द ग्रुप, वो भी बता सकता मुझे डायरेक्टली कि ये होगा, तो वो प्लान कर देंगे। अदरवाइज अभी मैथ्स में पीएनसी खत्म करने के बाद एक क्लास और लगाएंगे ताकि बेसिक तुम्हारा इसका वर्किंग हो जाए। देन वी विल टेक अप बेसिक ट्रिग्नोमेट्री क्योंकि उसके क्वेश्चन का ठीक ठीक लेवल है। एंड इफ टाइम परमिट्स देन वी विल टेक अप मेंसुरेशन क्योंकि उसका भी ठीक ठाक मुझे दिख रहा है। जब पीएनसी खत्म करेंगे इसी के बीच में थोड़ा सा पॉलिनोमियल रूट्स वगैरह बता देंगे। दिस इज व्हाट द 20 क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिक्स आर बेसिकली टेकिंग केयर ऑफ। जस्ट इन केस एनटीएससी एक्सटेंड हो गया तो फिर आराम से और बहुत कुछ करा लेंगे, होने को वो भी हो सकता है एक बार ये। ओके यस यस सर। चलो बंद कर दे। इसके बाद तुम्हारी नेक्स्ट क्लास क्या है? फिजिक्स है केमिस्ट्री आज? फिजिक्स। सर। फिजिक्स है। चलो ओके निकल जाओ, नेक्स्ट यहीं से Thank you, शुरू sir. करेंगे, ठीक है? बाय थैंक यू सर। बाय।